नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो एक तरफ एनसीईआरटी चल रही है और दूसरी तरफ पीसीएस का जो सिलेबस है, जो 2024-25 की प्रिपरेशन करने वाले नए स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक सेपरेट क्लास को रखा है जो पीसीएस के पहले सिलेबस को समझाई जा रही है। और जो 6 पेपर हैं पीसीएस में ऑप्शनल हटने के बाद जो 2 पेपर और बढ़े हैं, तो उन सभी को वन बाय वन करके हम लोग समझा रहे हैं और अल्टरनेट करके हमारी एनसीईआरटी क्लासेस चल रही हैं। क्लास 9th इकोनॉमिक एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है जिसके 4 चैप्टर थे। ठीक है, आज हम एक न्यू एनसीईआरटी को लेकर आए हैं, एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी। और उसका पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्री में देखा जाए, चाहे वो पीसीएस हो, ठीक है, या आईएएस हो, दोनों में मिला करके लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ एनसीईआरटी बेस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको सही करना होता है, और ये क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपकी मेरिट में कहीं ना कहीं आपको जो प्री नहीं होता वो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं अपना अध्याय 1। और अध्याय है समानता, इक्वलिटी। ठीक है, अब समानता क्या है उसको हम देखो। फिगर दिए गए हैं, एक छोटे लाल का फिगर दिया गया है, ये किसान है। मंजीत कौर शिक्षक हैं। ठीक है, तेजा सिंह व्यापारी हैं। गिरीश राव छात्र हैं। कांता देवी घरेलू कामगार हैं। सुजाता कुमारी घरेलू कामगार हैं। अगर चारों को ध्यान से देखें तो सबके पहनावे में, वेशभूषा में अंतर है। ठीक है, अब ये अंतर क्यों है हम आगे में चर्चा करेंगे। अब चुनाव का दिन आता है, मान लिया अब चुनाव के कितने चुनाव होते हैं जिसमें हम सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, लोकसभा का इलेक्शन जब होता है, ठीक है, तब हम सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो हम सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायत के इलेक्शन या नगर पालिका के इलेक्शन, ठीक है, ये सब इलेक्शन होते हैं तो हम सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। तो चुनाव के दिन क्या हुआ, कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। देखो, वोट डालने का जो राइट है ना, ठीक है, उसमें ना तो जाति का कोई योगदान है ना धर्म का है। अगर आप 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, और एक सभ्य नागरिक हैं, यानी आपके ऊपर किसी क्रिमिनल केस, ठीक है, या कुछ ऐसे अवैध आपको नहीं किया गया है, तो आपको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। और आप 18 साल के ऊपर आप लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत, नगर पालिका के चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। और ये एक ऐसा राइट है, मीन्स ये एक ऐसा अधिकार है जो आपको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है और प्रेसिडेंट को, ठीक है, उस उनको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो ये एक समानता है। ठीक है, आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना, वंशक्रम, चाहे जहां से भी आते हो, आपको एक वोट डालने का अधिकार होता है। ये समानता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर हम पुराने कालों में देखें, जैसे फ्रांस की क्रांति में, ठीक है, प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। जो अदर वर्ग था, जैसे व्यापारी था, शिक्षक था, किसान वर्ग था, दस्तकार, श्रमिक, इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन हम जब स्वतंत्र हुए 1947 से लेकर 1949 तक, जब हमारा संविधान बना, तो हम संविधान में सबको समान अधिकार वोट डालने का हमने दिया। चाहे वो महिला हो या कोई भी वर्ग हो, धर्म का व्यक्ति हो, सबको समान वोट डालने का अधिकार हमने दिया। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहां पर अगर सबको वोट डालने का अधिकार था, कहीं कहीं पर जैसे 1909 का अधिनियम आया, फिर 1919 का अधिनियम आया, उसके पहले 1992 का एक्ट आया, इनके माध्यम से सीमित मात्रा में वोट डालने का अधिकार दिया। और पहले जब वोट डालने का अधिकार दिया जाता था तो आपको या तो आपके पास संपत्ति धारक, बढ़िया संपत्ति धारक होने चाहिए, या बहुत बड़े किसान जमींदार होने चाहिए, तो ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता था, आम लोगों को नहीं। वर्तमान में हम इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे संविधान निर्माताओं की देन है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर समानता की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतंत्रीय या लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। अब देखो, कक्षा 6 की एनसीईआरटी हम नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो सामान्य सी है। अब मुख्य तत्व जैसे लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे होती है, लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान कैसे होता है, समानता और न्याय,
ठीक है, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो ये सारे चैप्टर थे जो हम इसमें भी डिटेल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो आप देख सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि नहीं, हाँ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताना, हम उनको और डिटेल कर देंगे। ओके, इस अध्याय में आप समानता के बारे में अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो ये चर्चा बताई गई। चल कांता, अब तेरी बारी आई। मैं तो वोट दूंगी, हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। यानी उसको वोट दूंगी जो पानी की पाइपलाइन लाना लाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी की किल्लत है। फिर देखो, अब फिर एक फिगर्स दिए गए हैं। अब्दुल रहमान कारीगर हैं, सबनम बानो गृहिणी हैं, ग्रेसी ले परामर्शदाता हैं यानी कंसल्टेंट हैं, आइजैक लेसिंग सरकारी गवर्नमेंट अफसर हैं, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी हैं, ठीक है, योगराज बेरोजगार व्यक्ति हैं जैसे आप हैं, ठीक है, अशोक जैन उद्योगपति हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में बताया गया है। कुछ देर बाद उन्हीं की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। बाद में आना कांता जी, नमस्ते साहब, है ना, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। ठीक है, देखो कांता क्या थी, कांता एक घरेलू कर्मी थी। ठीक है, अब कांता अपने घर आई है, कुछ अच्छा या पी लो, कुछ अच्छा लगेगा, जब शाम को लौटेंगे तो अस्पताल चलेंगे। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में साफ सफाई और होती ही नहीं है। देखो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो उससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। जो लोग गंदगी अपने आसपास में चाहते हैं तो वो लोग साफ करना शुरू कर दें, क्योंकि बीमारी ज्यादा होती है, मलेरिया, डेंगू, है ना, अन्य प्रकार, हैजा, काला, ये सब क्या होते हैं, साफ सफाई के अभाव में होते हैं। तो सैनिटाइजेशन आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब वो बीमार क्यों पड़ रही है, देखो एक तो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, दूसरा अभी कांता ने कहा था कि मैं उसी को वोट दूंगी जो नाली में पानी लाएगा या नल में पानी लाएगा, पाइपलाइन को लगवाएगा, तो पानी भी स्वच्छ नहीं होगा। उसके अलावा खाना, पोषण, हमने पिछले चैप्टर इकोनॉमिक्स में पोषण या खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, तो ये भी अभाव हो सकता है। ओके, फिर कोनों को अच्छे से साफ करना। अब कांता जिसके घर में काम करने गई है उसने कहा है कोनों को अच्छे से साफ करना। अब देख सकते हैं आप, कांता ये तेरे पैसे, पर पहले के पैसे मांगने की आदत मत बनाना। यानी पहले से पैसे, यानी हम आपको पहले से पैसे नहीं देंगे, जितना काम करोगे जी मैडम नहीं बताऊंगी। उस शाम को जरा सी देर बेटी जैन मैडम, जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। देखो, अब यहां पर आती है बात, क्या क्या हर जगह समानता है। ठीक है, मान लिया वोट डालने का अधिकार है, सब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, लेकिन क्या अस्पताल में ये ऐसी व्यवस्था है? ठीक है, नहीं है। क्या राशन की दुकान पे ऐसी व्यवस्था है? नहीं होगी शायद। ठीक है, अन्य सुविधाओं के लिए जो आम लोगों को भटकना पड़ता है, क्या अमीरों को भटकना पड़ेगा? नहीं भटकना पड़ेगा। तो पुलिस के पास जब गरीब लोग जाएंगे तो उसको फटकार के भगा दिया जाएगा, लेकिन कोई रसूखदार या अमीर व्यक्ति जाएगा तो उसको शायद ना भगाया जाए। तो ये समानता के विभिन्न आयाम होते हैं। अब कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, कांता को वोट में खड़े होने से होता है। पुनः विभिन्न लोगों की ओर देखो जो लाइन में, जो उनकी लाइन में खड़े हुए हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोस के छोटे लाल को भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। 18 साल का जो भी व्यक्ति हो जाता है वो मतदाता बन सकने के योग्य होता है। ठीक है, 1969 के पहले 21 साल का अगर कोई व्यक्ति होता था तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं, शायद ये 80 में बदलाव किया गया। ठीक है, 21 साल का जो व्यक्ति होता था उसे वोट डालने का अधिकार मिलता था, लेकिन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया गया, 21 साल घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उनका धर्म चाहे कोई भी हो, शिक्षा का स्तर, जाति, कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो। ठीक है, जैसे आप पिछली पुस्तक यानी क्लास 6 में पढ़ चुके, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब जो भी वयस्क होता है, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, यानी सभी लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अब आगे बात समझ में। उसके बाद क्या कहा गया है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर, जाति, धर्म,
कुछ भी क्यों ना हो, उसे वो एक वोट डालने का अधिकार है। कांता वोट डालने के लिए बड़ी उत्सुक है और यह देखकर खुश है कि अन्य सब उसके बराबर हैं, क्योंकि उनके पास भी एक वोट का अधिकार है। अब देखो, भारत में जो आम लोग होते हैं ना, ग्रामीण लोग, उनको देखा होगा कि उनके लिए जो उत्सव वोट डालना होता है ना, वो एक प्रकार का उत्सव होता है, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े पहन के टालियों में बैठ के, आपने जब चुनाव होता है, अभी 2024 में इलेक्शन आएगा, ठीक है, अभी 2022 में उत्तर प्रदेश लोकसभा के इलेक्शन समाप्त हुए, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह इन राज्यों में चुनाव होगा, राजस्थान में, बिहार में चुनाव होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आएंगी कि 85 साल के बुजुर्ग ने वोट का प्रयोग किया, है ना, वोट डालने गया, उसको इस तरह से लेके गए। ठीक है, तो वो एक प्रकार का उत्सव है, लोग पार्टिसिपेशन अच्छा करते हैं। फिर भी हम 60 से 70% लोग ही वोट करते हैं, ठीक है, हर इलेक्शन में कहीं कहीं कम ज्यादा होता रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें समझ, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हम अपने विधायक, अपने सांसद को चुनेंगे। कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ दिनचर्या देखें, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, ठीक है, उसके घर के पीछे क्या है, एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु उसे काम के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि वो अपने मालिक से बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा उधार लेना है। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, अतः दिन की समाप्ति पर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। अतः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी। सुबह उसको समान अवसर मिला था, यहाँ पर समान अवसर नहीं मिला। क्यों? आपके विचार में समानता के बारे में शंका पैदा करने के लिए कांता के पास पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। ठीक है, अब 3 कारण क्या हो सकते हैं? सीधी सी बात है, ठीक है। एक तो वो हो गए कि जब आपको वोट डालना है तो आपको समान अधिकार मिला, लेकिन जब आपको क्या करना है, राशन लेना है, ठीक है, तो आपको आगे पीछे होना पड़ेगा। जब आपको हॉस्पिटल में दिखाना है तो यहाँ पर असमानता दिखाई पड़ेगी, साफ साफ दिखाई पड़ेगी। आप लोग भी जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। कांता बहुत से लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। एक व्यक्ति है जो अपने घर में बैठ के चाय पानी करता है ना, उसको क्या है, हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि वो उच्च रोजगार में या उच्च सेवा में लगा हुआ है, और सेवा में लगने के पश्चात वो अपना जीवन ऐशो आराम से जी रहा है। लेकिन उस तरफ कांता क्या है, बेरोजगार है, मलिन बस्तियों में रहती है, पीछे नाला है, नाले से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, साफ सफाई नहीं होती, जिससे उसकी बच्ची बीमार रहती है। उधर जैन साहब के लड़के बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा, अच्छा काम करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा खेलते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और कांता के बच्चे क्या करते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, जब तक बीमार हो जाते हैं, है ना। तो ये एक एक तरफ बहुत समानता है, तो दूसरी तरफ एक बृहत स्तर पर असमानता। जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक से, साफ सफाई अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक से, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन अस्पताल स्वास्थ्य भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और सरकारों का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, ये मुहैया कराने का काम सरकारों का है। सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि वो लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है, असमानता के और बिंदु देख सकते हैं। देखो, जाति स्तर पर अंतर, कुर्मी क्षत्रिय एड्रेस दिया गया है, वो प्राइवेट कॉलेज है, तो सजातीय वर्ग चाहिए, यानी सजाति का मतलब अपने ही जाति पर। ब्राह्मण जी, बुंदेलखंड ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र है उनका, गौर ब्राह्मण है 3 विषयों में, अन्य डिप्लोमा। कन्या हेतु वर चाहिए, ठीक है। सर्व ब्राह्मण मान्य है, यानी सभी प्रकार के ब्राह्मण दे सकते हैं, अदर कास्ट नहीं। तो यहाँ पर देखो असमानता, यहाँ जातिगत असमानता कूट कूट के भरी होती है। आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें जो भी ये वर, कन्या, वधु, ये सारे कॉलम देखेंगे, जिसको, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट बोलते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जाति, धर्म, लिंग समानता, हमारे यहाँ जाति के आधार पर भयानक असमानता है। अभी हाल फिलहाल में एक एमपी का मामला देखे होंगे, एक ब्राह्मण विधायक के लड़के हैं जिन्होंने एसटी कैटेगरी के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया। ठीक है, हालांकि उनको पकड़ लिया गया और एनएसए एक्ट के तहत उन पर कार्यवाही की जाएगी, और वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब बोलो, अगर आप सभी को समान नहीं मानोगे तो कैसे ना कोई हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा। और हिंदू राष्ट्र मतलब क्या मुस्लिमों का राष्ट्र नहीं है, क्या ईसाइयों का राष्ट्र नहीं है, क्या पारसियों का राष्ट्र नहीं है, या बौद्धों का राष्ट्र नहीं है। तो ये सब
जो स्ट्रीम वाले स्टेटमेंट होते हैं, इन पर ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम जहां रहते हैं अपने आसपास देखना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पुलिस के स्तर पर उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास असमानता या किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर विभेद किया जाता है तो हमें तुरंत उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आगे बात, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आपके पास सोशल मीडिया है, अन्य साइट्स हैं, उनके माध्यम से। ठीक है, तो आज मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक जमाना ऐसा था, केरल में एक प्रथा चलती थी जिसमें एससी और एसटी कास्ट की महिलाओं को अपने स्तन खोल करके चलना पड़ता था। अगर उनको बंद करके चलना है तो टैक्स देना पड़ता था, वरना उनके स्तन काट दिए जाते थे। आज भी हमारे गांव में, ठीक है, असमानता काफी स्तर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी सोच। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जातिगत पहचान का अनुभव शायद छोटी आयु में ही होता है। बच्चों को ही बचपन से सिखाया जाता है अलग बैठना है, उनका पानी नहीं पीना, उनका खाना नहीं खाना है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। ठीक है, आप शहरी भारत में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग जात पात में विश्वास नहीं करते, शहरों में भी ऐसा होता है। पर जरा प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन को, कॉलम को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि जातियां दिमाग में कितनी ज्यादा भरी हुई हैं। आइए एक कहानी, दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलित बच्चे से आप पहले ही पिछली वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित कौन होता है? एससी। ठीक है, किसी भी जाति धर्म का, यानी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, तो उसमें दलित एससी में कैटेगरी में आता है। ठीक है, और दलितों की स्थिति या उन लोगों की स्थिति समाज में कैसी है? ठीक है, जनरल कैटेगरी को छोड़ करके अन्य जो भी कैटेगरीज हैं, उनकी स्थिति समाज के वंचित तबकों में की जाती है, और वंचित इसलिए उनको जातिगत, ठीक है, दबा कुचला समझा जाता है। देखो इसमें साफ साफ दिया गया है, जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता रहा है और आज भी हो रहा है। देखो किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, आप वैदिक काल को पढ़ते हैं, वैदिक काल में तीन चार वर्ग बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र कैटेगरी में उनके साथ हजारों सालों से उनका शोषण किया गया। उनको आर्थिक कैटेगरी के आधार पर भी उनको पैसा कम दिया जाता था, उनको घरेलू श्रमिक बना लिया जाता था, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। तो इस आधार पर उनके साथ शोषण किया गया। ठीक है, तो पहले भी होता था, वर्तमान में भी होता है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनके माध्यम से अब थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर हैं, उनकी आत्मकथा है जूठन। ठीक है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जूठन में, उन्होंने कहा है कि कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने के लिए टाटपट्टी की जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना कारण के मुझे मारा पीटा करते थे। है ना। कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, मुझे जैसे छोटे और कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था, और साफ सफाई। देखो खान पान की व्यवस्था नहीं होती, इनकम कम होगी तो खान पान भी नहीं होगा। अब ये देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बुक है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी आपको समझ में आएगी, और बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया है जो इनके साथ घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर साहब को देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, लेकिन हार नहीं मानी, उन्होंने एक ऐसी चीज एक खड़ी करी जो आज के लिए एक प्रकार का माइलस्टोन बन गया है। ठीक है, आप स्वामी पेरियार को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। अब देखो वाल्मीकि क्या कहते हैं, मेरी पीठ दर्द करने लगी, मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल से मेरे मुंह के अंदर चली गई थी, मेरी कक्षा में दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ठीक है, तो ये ज्यादातर बच्चों के साथ होता था, और जो भी माइनॉरिटी से, एससी क्लास से आते थे उनके साथ, ओबीसी इवन। ठीक है, तो ये क्यों है, ये असमानता क्यों है? क्यों जातिगत असमानता के कारण इन बच्चों को या बड़ों को, महिलाओं को ऐसा करना पड़ता है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि समाज। ठीक है, समाज, कुछ धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, कुछ पूर्वानुमान, रूढ़ियां, प्रथा और कार्य।
ठीक है, कार्यों के स्तर पर भी भेदभाव हमारे यहाँ बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है। दूसरी कहानी ऐसी घटना पर आधारित है, बड़े शहर में घटी, देश के अशांत भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो शहर में किराए पर लेना चाहते थे, पैसे वाले थे। किराए की कोई समस्या नहीं थी, मकान ढूंढने में प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। उन्होंने बताया कि वह खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। मकान देखने गए, अंसारी दंपति को बहुत अच्छा लगा और मकान लेने का निर्णय किया। फिर भी जब मकान मालिक उनके नाम सुने तो बहाने बनाने लगी और मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती। जैसे आप पूर्वी भारत, ठीक है, पूर्वी भारत दिल्ली में पढ़ने आते हैं तो उनके साथ बड़ा भेदभाव होता है कि नहीं ये लोग ये खाते हैं। उनको मकान मिलने में या कमरा मिलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने पूर्वानुमान पहले से निर्धारित कर लिखे हैं। ठीक है, हमारा पूर्वानुमान डिसाइड कर लेता है कि नहीं ये ऐसा व्यक्ति होगा, ये वैसा व्यक्ति होगा, हो सकता है वो ऐसे ना हो। ठीक है, तो हमें सबको एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुए, जब बनबमी कलेक्टर शायद तहसीलदार के रूप में गए तो उनको भी इसी तरह कहीं भी मकान नहीं मिला, जबकि वो तो काफी पढ़े लिखे थे, लंदन से पढ़ के आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी और बहाना दोहराया गया था, प्रॉपर्टी सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्री कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति इसके ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे। ठीक है, और कुछ और मकान देखने का अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उनको मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। देखा, ठीक है, क्योंकि उनके नाम में क्या था, अंसारी। ठीक है, इसलिए उनको मकान नहीं मिला, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग होता है वो सिर्फ मांसाहारी होता है। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो मांस नहीं खाते। ठीक है, अब आपके विचार में अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते और आपको रहने के कारण इस कारण जगह नहीं मिलती कि कुछ पड़ोस में आपके धर्म के कारण या आपके खाने की जो आदत है उसके कारण या आपकी जात के कारण, ठीक है, अब क्या होती है मानवीय गरिमा। अब मानवीय गरिमा का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो, मूल्य और गरिमा, इसके आधार पर देखो हर वस्तु का एक मूल्य होता है। मान लिया आपको बिस्कुट खरीदना है या कि कोई बुक खरीदनी है, तो उसका अपना एक मूल्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अमूल्य होती हैं, और जो चीजें अमूल्य होती हैं उनकी गरिमा होती है। ठीक है, जैसे अब मानव के संबंध में देखें तो मानवीय गरिमा। ठीक है, मानवीय गरिमा जैसे किसी व्यक्ति को उसके बिलो द लाइन उसको नहीं करना चाहिए। और मानवीय गरिमा के बारे में देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप समझ गए होंगे कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी लिंग, जात या धर्म में हुआ है, या वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। जब उनको समान नहीं समझा जाता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ठीक है, उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। ठीक है, विद्यालय के अन्य छात्रों के सम्मान ने उनसे कमतर है। बच्चा होने का कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके। देखो इससे क्या होता है, मोरल डाउन होता है। अगर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की असमानता होती है तो वो क्या करता है, वो उन चीजों से निकल नहीं पाता, बड़े होने तक नहीं निकल पाता। अगर किसी बच्चे को हिंसा के माध्यम से उसको पाला पोसा गया है तो वो नहीं निकल पाता। ठीक है, किंतु जब उनके पिता ने अपने बच्चे को झाड़ू लगाते देखा तो उनके असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। ठीक है, दंपत किराया देने से इनकार कर दिया तो उनके और प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने के, तो ऐसा करने से लोगों को अपने सम्मान में चोट पहुंचती है। अब देखो इधर फिगर्स देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं और बूट पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको उन्नत रोजगार नहीं मिल सके, इनको शिक्षा के समान अवसर नहीं मिले। अगर शिक्षा के अवसर मिलते तो इनकी जगह पर खड़े होते और ये जो काम कर रहे होते तो इसको एक बेहतर कैटेगरी में माना जाता। देखो अब बाटा कंपनी जूते बनाती है, ठीक है, और वहीं कोई गांव का एसी कास्ट का व्यक्ति अगर कोई जूते बनाता है तो दोनों में जमीन आसमान। उनको उद्योगपति माना जाता है और उसको नॉर्मल जातिगत आधार पर काम माना जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ
अगर वो उद्योग बना लेता, अगर गांव का वो ये व्यक्ति उद्योग बना ले, तो इनका स्थान बदल करके यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और जूतों के लिए मशीनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारे फिगर्स देख सकते हैं। 1925 में बनी दीवार फिल्म सबने देखी होगी। जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए पैसे कि मैं आज भी उठाए हुए पैसे नहीं लेता और हाथ में मांगो, क्योंकि मैंने मेहनत करी है और मुझे पैसा, ठीक है, और वह मानता है कि उसके काम की एक गरिमा है, उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। अगर फेंक के पैसे दोगे तो वो नहीं। अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध डायलॉग है। ठीक है, अब भारतीय लोकतंत्र में असमानता समानता, ठीक है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान मानता है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स, FR, एक सेकेंड, अगर फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे और आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक, उसमें सॉरी 12 से 35 तक, 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है, 14 से लेकर के 18 तक आपको समानता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधियों में समान संरक्षण, है ना, उपाधियों का अंत करके समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान, है ना, तो ये सारी चीजें दी गई। आर्टिकल 16 अगर पढ़ेंगे तो व्यवसाय के लिए या समान अवसर के लिए समानता की बात की जाती है और उसके कैटलॉग भी दिए गए हैं। आर्टिकल 17 पढ़ेंगे तो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो इस प्रकार आर्टिकल में, संविधान में हमारे डिटेल किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, संविधान उन सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है देश में व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हुई है, खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी, ठीक है, ये देखो हमारी संसद है और सभी को समान माना गया। देखो सभी चारों लोग, इसीलिए इसको गोल बनाया गया है। ठीक है, जो वर्तमान संसद भवन है वो भी गोलाकार है। ठीक है, गोल बनाने का मतलब सभी एक समान हैं और सभी को समान अवसर मिले हैं। ठीक है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ठीक है, हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। अब देखो, असमानता की जब बात हो रही थी, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव, दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून हैं। जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की, एट्रोसिटीज एक्ट है। ठीक है, सिटीज एक्ट, ठीक है, और असमानता मान लिया SC/ST एक्ट, उनके प्रकार, उनके पास साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जातिगत आधार पर अगर किसी को भेदभाव करेंगे तो उसके लिए कानून है, नियम कानून है IPC CRPC में, सॉरी। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण एक्ट। ठीक है, इन एक्ट के माध्यमों से क्या किया गया है, अस्पृश्यता को दूर करने का या छुआछूत को या फिर ये जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। समानता को स्थापित करने में संविधान में जो प्रावधान है उनमें प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी सभी लोग, किसी भी जाति, धर्म, ठीक है, भाषा, भाषाई, ठीक है, या वंश क्रम, जाति क्रम, कहीं से भी आते हैं, वो कानून की दृष्टि से क्या है, सभी समान होंगे। अगर कोई किसी व्यक्ति को मान लिया जान से मार देता है तो 302 के तहत या 307 के तहत उसे क्या किया जाएगा, हत्या के लिए, वो चाहे कोई भी करे, प्रधानमंत्री करे, लोकसभा अध्यक्ष करे या प्रेसिडेंट करे या सामान्य व्यक्ति करे, तो सभी को समान माना जाएगा। कुछ व्यक्तियों को विशेष चीजें दी जाती हैं, जैसे प्रेसिडेंट, राज्यपाल। ठीक है, इसका तात्पर्य हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता, गरीब नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होता है। सभी के लिए समान कानून है। बस थोड़ा सा किसी को, कुछ लोगों को, जैसे प्रेसिडेंट है, राज्यपाल है, इन लोगों को थोड़ा सा, जैसे ये अपने कार्यकाल के दौरान इन पर क्रिमिनल केस नहीं चलाए जाते। ठीक है, सिविल मामला चलाना है तो पहले 2 महीने का टाइम देना होगा, है ना, तो इस तरह से चीजें होती हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म, वंश स्थान, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15। तीसरा, व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, उनमें खेल का मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं, है ना, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहरों, घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 17 भी आपको पढ़ा है। ठीक है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार,
में दो तरह के अधिकार, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करने के लिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जैसे राशन कार्ड। सबको नहीं मिलता, जो गरीबी रेखा के आसपास है, ठीक है, नीचे है ऊपर है, अंत्योदय सबको नहीं मिलेगा, एक क्राइटेरिया है। जैसे बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं, सबको नहीं मिलती, कुछ खास वर्ग के लोगों को मिलती हैं, आरक्षण, ठीक है, कुछ खास वर्ग के लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सुविधाएं विहीन वर्ग हैं, उनका हजारों करोड़ों सालों से उनका शोषण किया गया, जिससे वो क्या है, निचले पायदान पे चले गए और उनका मोरल भी डाउन हो गया है। तो उनको और आगे बेहतर करने के लिए उनको आरक्षण, ये कोई भारत में नहीं है, अमेरिका और विकसित देशों में भी ऐसी चीजें दी जाती हैं, ठीक है। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ उन समुदायों के साथ जिनके सैकड़ों वर्षों के असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं, ठीक है। ठीक है, देखो, समान व्यवहार सुनिश्चित करने के साथ साथ क्या करना है, वो समुदाय जैसे एससी हैं, एसटी हैं, अदर माइनॉरिटीज वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या विकलांग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब ऐसे समुदाय जिनका सैकड़ों वर्षों में असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की गई। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रहे हैं कि जिन लोगों के अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उनको अधिक अवसर प्राप्त हों। इसीलिए एससी, एसटी, एबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस, महिला, इन लोगों को विशेष अवसर दे करके इनको बेहतर बनाया जाता है। इस दिशा में सरकार गया उठाया गया मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था। सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर के भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक परिणाम आए। उदाहरण के लिए दोपहर मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि जो अनाज दिया जाता है, ठीक है, जो अनाज दिया जाता है या जो अन्य चीजें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, वो बेहतर क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि उसमें सेंधमारी, ठीक है, करप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको भी रोकने के प्रयास करने चाहिए। कई जगहों पर पकड़े जाते हैं कि बच्चे बीमार हो गए, ठीक है, खराब भोजन मिलने से। तो ये सारी चीजों से एक सकारात्मक पहलू तो जुड़ा है, लेकिन इसके कई नकारात्मक पहलू हैं, जिनको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, और बेहतर इन चीजों को क्रियान्वयन करना पड़ेगा। इनकी जांच समय समय पर कराई जानी चाहिए, जो इसमें करप्शन होता है उसको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। खाना खाने जाते थे फिर वापस नहीं लौटते थे, पर जब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया। माताएं जिन्हें पहले से काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि काम करने वाली औरतें अपने स्कूल में जाकर के बच्चों को खाना मिलता है, तो उन्हें अपने काम में छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। पूर्वाग्रह, इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है। स्कूल के बच्चे निम्न और उच्च जाति के बच्चों के साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। इस संबंध में काफी विरोध किया गया, ठीक है, सभी बच्चों को बराबर स्कूल नहीं भेजा जाता, है ना। तो सबके अपने अपने कारण हैं, निवारण भी हैं, ठीक है, चिंताएं भी हैं, ठीक है। कहीं कहीं दलित महिला को काम पर रख दिया गया, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया, ठीक है, विरोध के कारण, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकारी महकमे ने फिर उनका साथ देकर के उनको पुनः काम पर रखा और लोगों को समझाया। और देखो, ये क्या किया, ये सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि मंत्री जी आए भाषण देकर चले गए, नहीं, इसको अगर रियल में इंप्लीमेंट करना है तो जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और वो कैसे दूर होंगे, अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, अच्छी सलाह के माध्यम से, अच्छे एक विचरण के माध्यम से सभी को समान समझना होगा। जैसे स्कूल में पोशाकें चलती हैं, ठीक है, स्कूल में ड्रेस कोड क्यों चलता है, क्योंकि सभी को समाज माना जाए, कोई भी अमीर व्यक्ति ना दिखे, सभी समान समझे जाए, ठीक है, एक जैसे लगे, चाहे वो किसी धर्म से हो, जात से हो, लिंग हो, स्थान से हो, सभी एक समान लगे, ठीक है। और प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु कभी कभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल के जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं, क्योंकि वो उस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, ठीक है।
गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। देश में कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित बच्चों के साथ भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान्य स्थितियों में ढकेलता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए कानून बन जाने के बाद भी लोग उस सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं इतने SC ST बन जाने के कारण भी वो क्या करते हैं, तरह तरह से उनसे सामाजिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। इसका मुख्य कारण है दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। हाल फिलहाल में SDM साहिबा के वीडियो बड़े चर्चित हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लोगों को तरह तरह के दोनों पक्ष सुने लोगों ने अपने वीडियो बनाने लगे, लाइक व्यू के चक्कर में दूसरे की जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको दोनों पक्षों के बारे में बराबर समझना चाहिए और दोनों लोगों को विशेष बराबर अवसर देना चाहिए कि वो अपनी बात को समाज के सामने रखें। फिर भी वो एक पारिवारिक मैटर है, उनका पति पत्नी का मैटर है, उनको क्या करना चाहिए, एक परिवार अदालत में जाकर के उनको डिसाइड करना चाहिए। इस तरह पब्लिक में आकर के कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। और व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देने और पुस्तक में आप और अधिक पढ़ेंगे। अब देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर का फिगर दिया गया है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि आत्मसम्मान जैसे भिखारी है उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, ठीक है, उसको मांग के ही खाना है, ठीक है। जीवन का सबसे जरूरी पहलू, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा, उन्होंने अपने जीवन के साथ भी प्रयोग किए। उनका जीवन दुख में बीता, ठीक है। वो अपने पिता से मिलने जा रहे थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, व्यक्ति को जान लिया कि नहीं ये इस कास्ट के हैं, तो उनको गाड़ी से उतार दिया या स्वयं गाड़ी से उतर गया, उसको गाड़ियां, तो ये सारी चीजें उन्होंने झेली और इवन बात तक झेली, ठीक है। नौकरी करने के पश्चात भी जब SDM थे तब भी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने निरंतर कठिन संघर्ष किया और बल विश्वास प्राप्त किया, और जिससे वो भारत के संविधान निर्माता बने। और कहते हैं मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन में का बलिदान आत्मसम्मान, उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है, ठीक है। सभी को मरना है। देखो, इसमें क्या होता है ना, हम सब एक जगह से ही पैदा होते हैं, ठीक है। सभी को महिला ही पैदा करती हैं, जिसको हम माँ के रूप में जानते हैं। सभी एक समान होते हैं, ठीक है, पैदा होने के समय, चाहे वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो या थर्ड जेंडर के रूप में, होते तो सभी मनुष्य हैं, ठीक है। फिर उनको जाति में ढाला जाता है, धर्म में डाला। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एंटी कास्ट होता है, एंटी रिलीजियस होता है, ठीक है। फिर उसको धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती है और उनको भड़काया जाता है, तो उस तरह उनको बच्चों को बनाया जाता है। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, शायद आप सोच रहे होंगे भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता अस्तित्व में है और जहां असमानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह संसार के अधिकांश लोग, ये ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, जबकि 1950 के बाद अफ्रीका, अमेरिका में, ठीक है, काले गोरों का संघर्ष हुआ, ठीक है। अन्य देशों में, यूरोप के लोगों को, जर्मनी में देखो कितना संघर्ष हुआ। तो ये संयुक्त राज्य असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समाप्त नहीं मानता था। उदाहरण के लिए जब यात्रा करते समय बस में बैठना पड़ता था, जब भी कोई आदमी बैठना चाहे तो उसको सीट से उठ जाना पड़ता था। स्कूलों में भी यही समस्या होती थी, ठीक है। तो काले गोरों के लिए अमेरिका में भी होता था, देख सकते हैं आप, ठीक है। रोजा पार्क्स एक महिला थी, अमेरिकन 1955 के आसपास, जब हम स्वतंत्र हो चुके थे और हमारी पहली सरकार को गठन होके 5 साल हो गए थे। काम करके थक जाने के बाद उन्होंने सीट में गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन के व्यवहार से अफ्रीकी अमेरिकी असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन बन गया, सिविल राइट मूवमेंट 1964 में। तब काले गोरों को समान, जब ये आंदोलन हुआ तो काले गोरों को समान समझा जाने लगा और यहाँ पर काले लोगों को रिजर्वेशन, प्रेफरेंस सिस्टम दिया जाता है, ठीक है। नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषिद्ध कर दिया गया। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, फिर वहां की सरकारों ने, और अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना बावजूद अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीब हैं,
अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि पूरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से भी बहुत ऊंचा है। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 15, ठीक है, 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। समानता या विधि में समान संरक्षण, ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है और ये एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है। 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 ऐसे आधार हैं जिसको पर विभेद से प्रतिषेध किया गया है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है, केवल शब्द लगाकर ये कह दिया गया कि राज्य किसी अन्य लोगों के साथ भेदभाव कर सकता है। ठीक है। चाहे अनिवार्य सेवा के लिए या किसी अन्य कारण के लिए कुछ कर सकता है, ना निवास स्थान के आधार पर कर सकता है। ठीक है। जैसे आप राज्य की सरकार की नौकरी करना चाहें तो बिहार के लोगों को इतना उत्तर प्रदेश में मौका शायद कम मिले। ठीक है। तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव होगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें किसी आधार पर सार्वजनिक दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राजनीति से पोषित जो राज्य द्वारा संचालित हैं या साधारण जनता के लिए जो प्रयोग किए गए कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, सड़क हैं, सार्वजनिक समागम के स्थान हैं, उनका उपयोग करने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन, शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है। ये देखो कैटलॉग दिए गए हैं 15(1), 15(2) और उसमें काखा गागा, ये सारे समझाए गए हैं कि किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि उसका धर्म फला है, उसकी जाति फला, उसका मूल वंश फला, उसका जन्म स्थान, ये सारी चीजें फला फला है, तो उनका विरोध किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अन्य आधारों पर जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जो वेश्याएं हैं उनको जो संचरण करने की स्वतंत्रता है, घूमने के उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संचारित रोग है, ठीक है, जो एक दूसरे से छूने से या खांसने से, छींकने से फैल सकता है, उनको भी रोका जा सकता है सार्वजनिक स्थानों पर जाने से। जैसे कोरोना आया, कोरोना में प्रतिबंधित चीजें की गई, जिनको कोरोना वगैरह था उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन याद रखना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। बीमारी के आधार पर हो सकता है, आपके वर्क फोर्स के आधार पर हो सकता है, तो उन आधारों पर हो सकता है, लेकिन ये 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा इन सारी चीजों में। ओके, आपको ये समझना होगा। लोकतंत्र की चुनौती, किसी भी देश को पूर्णतः लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हम सही ऐसे समुदाय व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र में नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि समानता, ठीक है, मतलब हमेशा लोकतंत्र एक पूर्ण अवधारणा नहीं है, वो बदलता रहता है। जैसे देखो, अभ्यास के लिए क्या किया गया है, लोकतंत्र के सार्वभौम अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता जुलता है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं। आपके विचार में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। उसके बाद जो 1955 का विकलांगता अधिनियम आया, स्वीकृत किया गया था, वो क्या शिक्षा देता है, ये सारी चीजें। अब देखो, इसमें जो संकलन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है कि समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी जो भी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का है, नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, ये सारी चीजें। गरिमा क्या है, अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों के समान योग्य समझने से है, ये गरिमा है। और गरिमा मूल्य से आप अंतर कर सकते हैं। संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, लिखित हो या अलिखित हो। जैसे ब्रिटेन में अलिखित है, भारत में लिखित दस्तावेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सब मौखिक चलता है, मौखिक नहीं, छोटे छोटे जो पेपरों में अलग अलग उसको रखा गया है, लेकिन भारत में इसको एक किताब का दर्जा दिया गया है, किताब बनाई गई है। सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों अधिनियमों को निरूपित किया गया है। सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कौन सी होगी, न्याय कैसे होगा, ये सारी चीजें संविधान में बताई जाती है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ, एक नस्ल विरोधी आंदोलन था। ठीक है, भेदभाव को समाप्त करने, अधिकारों की मांग करने के लिए बात की गई है। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 आ जाएगी। तो आप इसमें आई होप समानता को अच्छी भली भांति समझ चुके होंगे। बाकी आयाम आपके साथ में जुड़ते जाएंगे, जैसे
असमानता, ठीक है, क्यों होनी है? किसी के साथ असमान व्यवहार हो रहा है, अगर कोई मान लिया आईएएस है, ठीक है, और कोई पीसीएस है, तो ये सीनियरिटी और जूनियरिटी का मामला फंसता है। ये आदेश देंगे, इनको पालन करना होगा, लेकिन नियम सम्मत हो, कानून सम्मत हो और मोरल हो, ठीक है। तो ये असमानता यहाँ पर व्याप्त है, ठीक है, सभी को समान नहीं माना जा सकता, यानी पूर्ण रूप से समानता संभव नहीं है। लेकिन कुछ बातों में, जैसे धर्म के आधार पर किसी को असमान नहीं समझना चाहिए, जाति के आधार पर, लिंग, इन 5 आधारों पर किसी को असमान नहीं समझना चाहिए। तो अगर आप 14 देखिए, विधि की समझ समानता 15 में, ठीक है, ये तरीके बताए गए हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर असमानता से विरोध करता है, ठीक है। चाहे आपको सार्वजनिक शौचालय जाना हो, सार्वजनिक कुओं में पानी पीने जाना हो, या सार्वजनिक भोजनालय में जाना हो, तो आपको इन 5 आधारों पर नहीं रोका जा सकता, ठीक है। आर्टिकल अगर 16 पढ़ेंगे, 16 में क्या कहा गया है सर? नियोजन के विषय में समानता, ठीक है, जो नियोजन होता है, फिर उसमें विभेद दिए गए हैं कि राज्य क्या करता है, बच्चों, औरतों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। फिर 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता के अंतर की बात करता है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, सामान्य भाषा में इसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका हम अर्थ छुआछूत से समझते हैं, जो समाज में व्याप्त है, ठीक है। तो उस छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके लिए नागरिक संरक्षण अधिनियम भी आया, एट्रोसिटीज एक्ट भी आता है ना। फिर 18 आपको उपाधियों के अंत की बात करता है कि राज्य क्या करेगा, शिक्षा और सेना के सम्मान के अलावा वो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, जैसे राजा, राजा राम मोहन राय, जातिगत आधार पर, धार्मिक, है ना। तो ये सारी चीजें को विभूत किया गया है। तो आई होप आपको असमानता चैप्टर भली भांति समझ में आया होगा। इसके कुछ विभिन्न आयाम हैं, उनको आपको जरूर समझना चाहिए। और क्लास 7th एनसीईआरटी अगर आप पूरी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, इवन प्री और मेंस में। इवन आपकी जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको बनाने में भी बहुत मदद मिलती है। तो आपको ये एनसीईआरटीज करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ चीज़ें समझने में आपको गलतफहमी हो गई हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।